का इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में इसका कितनी बातें होती हैं? सर 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो साहिल एक थ्योरम पहले पढ़ा चुके थे हम। तो कौन सी थ्योरम? ये जो आप कहा रहे हो वो? थ्योरम पढ़ाई थी? सर आवाज नहीं आ रही है। एक थ्योरम पिछले टर्म पे पढ़ाई थी हाँ हाँ और 2 थ्योरम आज पढ़ा रहे हैं। ये 3 थ्योरम जो हाँ। पढ़ता है उसको इस यूनिट में दिक्कत नहीं होती है। इस यूनिट में 3 में से एक थ्योरम हमेशा आनी है, ठीक है। मानसी थ्योरम लिख ली। यदि कैपिटल आर तथा एस समुच्चय एक्स में, कैपिटल एक्स में तुल्यता संबंध है, तब सिद्ध करो कि आर इंटरसेक्शन एस भी कैपिटल एस में तुल्यता संबंध होगा। ठीक, तो ये थ्योरम है, प्रूफ डालो सब लोग। देविका कहाँ से स्टार्ट करें, क्या मान के चले? लेट बोल। सर यही लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर इज अ रिलेशन। इसमें एक ही सेट रहता है बहन जी, इसमें 2 सेट कहाँ होते हैं? इसमें कैपिटल एक्स जो सेट गिवन है एक ही सेट रहता है। तो लिखो लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट कैपिटल एक्स। देखो माना आर तथा एस, बहुत ध्यान से पढ़ना, सरल थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सरल तो पूरा गणित है, ये गणित बहुत सरल है। तो माना आर तथा एस समुच्चय कैपिटल एक्स में कोई तुल्यता संबंध है, तो लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट कैपिटल एक्स। अब बताओ शांत, अगर आर और एस तुल्यता संबंध है, ये माना आर तथा एस समुच्चय कैपिटल एक्स में तुल्यता संबंध है, तो आर और एस में कौन कौन सी 3 बातें हमेशा होंगी? बोलो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। रिलेशन आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव संबंध आर तथा एस स्वतुल्य। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। किसी और को भी कम आ रही है क्या देविका? हाँ सर, आज अरे आपकी फोन आवाज ना वगैरह आया धीमी तो है, स्टार्टिंग से ही धीमी थी आवाज। अभी अब कैसी आ रही है? अब सर तो सही मतलब आ रही ठीक है, ऑडिबल तो है लेकिन मतलब रोज के कंपैरिजन में थोड़ी धीमी आ रही है आज। हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब बता दीपशिखा। सर आ रही है, सही आ रही है। सही आ रही, चल ठीक। साहिल यस सर। अब सुनाई दे रहा प्रॉपर? मुझे तो सुनाई दे रहा था, पहले भी दे रहा था। पहले भी सही आ रही थी सर। तो लिखो जरा कि माना आर तथा एस कैपिटल एक्स में समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध है, तब संबंध आर तथा एस स्वतुल्य, सममित, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो पढ़ रहे हो वो पक्का पक्का पढ़ना। तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो ऑफलाइन आते हैं उनको तो चलो टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं, लिख के भी दिखा लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं तो उनको अपने आप की रोल निभाने पड़ेंगे, या फिर टेस्ट देने आया करो ऑफलाइन क्लासेस में।
तब संबंध आर तथा एस स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होंगे। ठीक, अब अगर दुर्गेश ये प्रूफ करना है कि आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इंटरसेक्शन एस में कौन सी 3 बातें दिखानी पड़ेंगी? सर यही 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो लिख लिया। अब यह सिद्ध करने के लिए, नाउ टू प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लिखो अब यह सिद्ध करने के लिए कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है, तो नाउ टू प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वी शैल प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस इज, ये 3 बातें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। साल ये तीनों के मीनिंग तुम्हें पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, पता है? तो नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिविटी दिखाएंगे हम, ठीक है? तो नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिविटी, हिंदी में लिखो स्वतुल्यता। तो स्वतुल्य हम सिद्ध करेंगे। अब यह सिद्ध करने के लिए आगे आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है, हम सिद्ध करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। तो रिफ्लेक्सिविटी हेडिंग डाल के साहिल बताओ कि इसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? क्या दिखाना पड़ता है? अगर x y से रिलेट कर रहा है तो y भी x से रिलेट कर रहा है। भाई साहब दुर्गेश, रिफ्लेक्सिविटी सर अगर x कोई एलिमेंट है तो वो खुद से रिलेट करेगा, मतलब x रिलेटेड टू x होगा इसमें। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी को सिमेट्री की बताई तुमने यार, एक कदम आगे चलते साहिल। तो इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर स्मॉल x कैपिटल X का एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो लिखो, चूंकि R तथा S दोनों, सिंस R एंड S बोथ आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि R तथा S दोनों स्वतुल्य हैं, सिंस R एंड S बोथ आर रिफ्लेक्सिव, since R and S both are reflexive in capital X, क्योंकि R तथा S दोनों स्वतुल्य हैं, तो दोनों स्वतुल्य होने का मतलब है कि कैपिटल R जो है उसमें भी हर एलिमेंट एसोसिएट होगा खुद से, और जो S है उसमें भी होगा, ठीक है? तो सिंस R and S both are reflexive in capital X, क्योंकि R तथा S दोनों कैपिटल X में स्वतुल्य हैं, therefore for all x belongs to capital X, इसलिए प्रत्येक x belongs to x के लिए x belongs to capital R and x belongs to capital X, इसी का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से संबंध होना। खुद का खुद से संबंध होना रिफ्लेक्सिव होता है। तो चूंकि R तथा S दोनों स्वतुल्य हैं, इसलिए प्रत्येक x belongs to capital X के लिए x belongs to R तथा x belongs to S, मतलब हर एलिमेंट जो है S का, कैपिटल X का हर एलिमेंट जो है वो खुद से संबंधित होगा। आप बता शिविका, अगर कोई चीज R और S दोनों में है तो क्या होगा? तो फिर सब इंटरसेक्शन में होगी। बिल्कुल, चूंकि x R में है और x इसमें है S, तो चूंकि x belongs to R and x belongs to S, so implies that x belongs to R intersection S for all x belongs to capital X। इसका मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो जितने एलिमेंट हैं यहाँ, वो सारे एलिमेंट जो है वो खुद से संबंधित हो रहे हैं। तो दुर्गेश बताओ, अगर सभी एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो रहे हैं तो हम R इंटरसेक्शन S के बारे में नीचे क्या लिखते हैं? Therefore R intersection S is reflexive। R इंटरसेक्शन S इज रिफ्लेक्सिव, यही तो लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेकिन बहुत सरल थ्योरम है ये, और अगली वाली थ्योरम भी इतनी सरल है, दोनों में एक ही काम करना है कि R और S अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इंटरसेक्शन S भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने कि R और S दोनों स्वतुल्य हैं,
तो अगर आर और एस दोनों रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, तो एक्स आर एक्स, एक्स का खुद से संबंध होगा, एक्स एक्स आर में भी होगा, एस में भी। तो अगर एक्स एक्स आर और एस दोनों में है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का प्रत्येक एलिमेंट इस रिलेशन में विद्यमान है। तो मीन्स संबंध आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है। ठीक। दूसरे नंबर पे सिमेट्री हेडिंग डालो। क्या डालो? सिमेट्री। सममिति। क्या करेंगे शिविका सिमेट्री में? सर कि अगर x का y से रिलेशन है तो फिर y का होगा उससे x से रिलेशन। हमें ये दिखाना है कि अगर x y रिलेटेड है r इंटरसेक्शन s से, तो y x भी होगा। तो पहले तो ये तो पता है कि दोनों संबंध रिफ्लेक्सिव है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों ट्रांजिटिव है। तो पहले इतना लिख दो कि चूंकि ये लाइन लिख दो, सिंस r एंड s बोथ आर सिमेट्रिक इन कैपिटल X। तो सिंस कैपिटल R या रिलेशन R एंड रिलेशन S बोथ आर सिमेट्रिक, तो चूंकि संबंध कैपिटल R तथा कैपिटल S दोनों समुच्चय X में सममित है, सिंस रिलेशन R एंड S बोथ आर सिमेट्रिक इन कैपिटल X। तो चूंकि संबंध, जितने लोग भी जुड़ सकते हैं तो वो थर्ड पेपर पढ़ते रहो, बहुत सरल पेपर है। और इसकी बुक जरूर ले लो, सब लोग किताब ले लो, और हम बताएंगे उतना पढ़ना है। तो आर और एस दोनों सममित संबंध है, आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशंस इन कैपिटल एक्स। तो बताओ आर और एस दोनों अगर सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा। तो देखो देन और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, आयल सिमेट्री क्या होती है कि एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से हो। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स जो है वो भी आर में होगा, एंड एक्स वाई अगर एस में है तो वाई एक्स जो है वो भी एस में होगा। तो ये सिमेट्री होती है कि आर अगर सिमेट्रिक है तो एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का एक्स से होगा, एक्स का संबंध वाई से है एस रिलेशन तो वाई का एक्स से होगा। अब सिर्फ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर में होगा। अब तुम्हें दिखाना तो ये है कि अगर आर इंटरसेक्शन एस में हम एक्स वाई लेके चले तो जो वाई एक्स है वो भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना है। तो ये कैसे कर पाओगे ये बताओ। तो अपन ये मान के चलेंगे। सर जैसे हमने रिफ्लेक्सिव किया था ये वैसे नहीं हो रहा कि देखिए वाई एक्स आर में भी है वाई एक्स एस में भी है, तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले दरअसल क्या है कि अपन को आर इंटरसेक्शन एस में लेके चलना ना। तो लिखो नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले एक्स वाई हम लेके चलेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस जो रिलेशन है उसमें एक्स का संबंध वाई से है। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है कि एक्स वाई अगर आर से है, आर इंटरसेक्शन एस से है तो वाई एक्स भी होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस में है तो इसका मतलब एक्स वाई किन में होगा? सर आर में भी होगा और एस में भी होगा। एक्स वाई जो है कैपिटल आर में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब बताओ दीपिका, एक्स वाई अगर आर में है और आर सिमेट्रिक है तो उस हिसाब से वाई एक्स किसका संबंध होगा? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ। और ऐसे ही यहाँ देखो कि एस सिमेट्रिक है, हम पहले ही लिख चुके कि एस और आर दोनों ही सिमेट्रिक हैं। तो एक्स वाई अगर एस में है तो यहाँ से जो वाई एक्स है वो भी किस में होगा?
बहुत खुशी की बात है। इसमें कोई टाइम नहीं देना, इस पेपर में बहुत सरल पेपर है और आपको केवल 2 पेपरों में फर्स्ट सेकेंड में मेहनत करनी है। अभी सेकेंड पेपर की कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट में टाइम नहीं लगना ज्यादा, थर्ड में टाइम नहीं लगना, जो टाइम है जो एनर्जी है वो सेकेंड पेपर में देनी है, बहुत कठिन है। तो लिख लो, अतः संबंध आर इंटरसेक्शन एस सममित है। आप बताओ शांत, कौन सी प्रॉपर्टी 3 नंबर पे लिखते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव सर। तो ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालो, संक्रमकता, ट्रांजिटिविटी। तो संक्रमकता या ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालो। शांत, क्या लेके चलेंगे कि आर और एस दोनों ट्रांजिटिव है। हाँ सर। प्रूफ करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस भी ट्रांजिटिव होगा। तो लिखो, तो सिंस आर एंड एस बोथ आर ट्रांजिटिव इन कैपिटल एक्स। जो बच्चे बिना फीस के अभी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं इस समय, उनको थोड़ी शर्म भी करनी चाहिए और थोड़ी ध्यान भी देना चाहिए कि फीस भी जमा करना कोई चीज होती है। जबकि हम तो ये कहते हैं कि फीस जरूर जमा करो, पढ़ो भले ही। क्यों साहिल? और लोग क्या कहते हैं ये तो पता नहीं है। हम तो ये कहते हैं फीस जमा कर दो, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, दुआओं से जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे। साहिल, आर और एस दोनों संक्रमक हैं, तो क्या मतलब इसका हुआ कि आर और एस दोनों संक्रमक हैं। मतलब ये ट्रांजिटिव मतलब अगर एक्स वाई से रिलेट करेगा और वाई जेड से तो एक्स रिलेट करेंगे। एक्स वाई से लगेगा, एक्स का संबंध वाई से है, वाई का जेड से। वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है। तो इसका मतलब है कि एक्स जेड है वो भी आर में है। यही होता है बेटा। और यही काम एस के लिए करो। एंड एक्स वाई अगर एस में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स जेड भी एस में होगा। तो ट्रांजिटिविटी जो है, संक्रमकता हिंदी में कहते हैं, वो है कि एक्स वाई एस में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स जेड एस में होगा। ठीक है, तो अब से क्या बताओ हमें, एक्स वाई और वाई इंटरसेक्शन है, लेके चले। यस सर। तो ना फॉर ना सपोज कर लो, अब माना ये लेके चलना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन, ये लेके चलना है। बताओ, आर इंटरसेक्शन एस में एक्स वाई और वाई जेड लेके चलना है। हाँ सर। कैसे प्रूव होगा कि एक्स जेड भी सर आर जैसे इंटरसेक्शन एक्स एस में वाई है? सर आर बताओ। इंटरसेक्शन एक्स एस में है, तो सर इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, ऐसे ही तो वाई और ऐसे जेड लिखे को लिख हैं देंगे। कि एक्स वाई आर में है और एक्स वाई एस में है, एंड तथा वाई जेड आर में है और वाई जेड एस में है। यही कहना चाह रहे हैं शांत? हाँ सर। सर रश्मि को ज्वाइन कर लो। किसको? रश्मि हैं? रश्मि? रश्मि कहाँ रह गए तुम, इतनी बड़ी थ्योरम पढ़ा रही। सर मैं भूल गई थी आज की क्लास। अरे वाह, तो ये तो खुशी की बात है। देखो क्लास भूलने में खुशी आती है, कि मजा आता है। कहते हैं ना, अगर तुझको भूला, अरे नहीं, नहीं। अगर अगर खुद को भूला तो कुछ भी ना भूला, अगर खुद को भूला तो कुछ भी ना भूला, तेरे इश्क में खुदा को भुला दे। दुर्गेश,
हाँ ये लाइन कैसी लगी तुम्हें? सही। अगर खुद को भूले कुछ भी न भूले, तेरे इश्क में हम खुदा को भुला दें। तो अलजेब्रा और एनालिसिस से तो प्यार है लोगों को, डिस्क्रीट को लोग मजाक में ले रहे हैं कि चलो ठीक है ये तो कभी भी पढ़ लेंगे। तो दुर्गेश बताओ आगे क्या करें कि एक्स बाई आर में है, एक्स बाई एस में है, वाई जेड आर में है, वाई जेड एस में है, तो आगे क्या लिखे अपन? सर ये पहले तो वाली से ले लेंगे कि एक्स वो एक्स जेड आर आर में है और एक्स जेड एस में है। अभी कैसे एक्स जेड हो जाएगा? पहले तो ये करना पड़ेगा ना, एक्स बाई। सर ऊपर लिख देखो चुके हैं ना अपन, एक्स वाई और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड आर में होगा, तो अपन इसको नहीं लिख वही तो सकते? ऊपर ये लिख चुके हैं यहाँ पे है ना कि हाँ एक्स बाई आर और एस ट्रांजिटिव है ना सर? तो ये एक्स बाई आर और एक्स बाई ये तो दोनों एक ही लिखे ना, एक्स बाई एक्स बाई। तो नहीं, तो इनको नीचे लिखा है ना। करना पड़ेगा ना पहले। अभी तो देखो एक्स बाई आर में और एक्स बाई एस में ऐसे लिखे हैं, तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक्स बाई आर में है और वाई जेड आर में है। पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले कैसे लिखना पड़ेगा कि एक्स बाई आर में है और एक्स बाई जेड। बोलो सेविका, कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या करना चाहिए? सर ऐसे करेंगे ना कि जैसे सर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है और सर आर ट्रांजिटिव है, तो फिर सर एक्स जेड भी आर में होगा। एक्स बाई एस में है और वाई जेड एस में है, यही कहना चाह रही हो? हाँ सर, तो एंड आर एस आर इनको देख के ट्रांजिटिव। अपन क्या लिख देंगे, एक्स जेड आर में है। इनको देख के लिख देंगे कि एक्स जेड आर में है, एंड इनको देख के लिख देंगे एक्स जेड एस में है, एक्स जेड एस में है। अब बताओ कि एक्स जेड अगर आर और एस दोनों में है तो क्या आएगा? एक्स तो जेड फिर वो इंटरसेक्शन में होगा। बताओ देयरफॉर करके नीचे क्या लिखें कि संबंध आर इंटरसेक्शन एस कैसा है? आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। संबंध आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक है, देयरफॉर रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो तीन बातें हो गई। तो दीप से क्या बताओ, अगर तीन बातें किसी रिलेशन में हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या कहानी बनती है वहां पे? सर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो लिख दो नीचे, बताओ क्या लाइन लिखोगे। इंग्लिश में तुम बोल दो, हिंदी में हम बोल देंगे। Then R and S be equivalence relation in the set X. आर इंटरसेक्शन एस, तो Yes, नीचे sir. लिख देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल एक्स। लिख दो, आता है आर इंटरसेक्शन एस समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों बातें हो गई। जिसमें तीनों बातें हो जाए उसको हम लोग कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये हुई हमारे दूसरे नंबर की थ्योरम। हमने कहा तीन थ्योरमें हैं, ऐसा आज तक 25 साल में हमने कभी नहीं देखा है इन तीन में से एक ना आई हो। कभी का पेपर आज तक का नहीं देखा है, आज तक का पेपर नहीं देखा है जिसमें एक ना आए। शिविका, तुम्हें आर इनवर्स इनवर्स रिलेशन के बारे में बताया था हमने? आर सर आर इनवर्स तो बताया था आपने। एक बार पन्ना पलट के सब लोग इनवर्स रिलेशन देख लो, क्या लिखा आर इनवर्स के बारे में, क्या लिखा वो बताओ। क्या लिखा शिविका, बताओ आर इनवर्स क्या होता है? सर ये बताया था जैसे कि सर जो सीधा रिलेशन ए से बी में होता है, अगर वो बी से ए में है तो फिर वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो आर इनवर्स का मतलब ये वाई एक्स होता है अगर एक्स वाई आर में है। तो अगर x का संबंध y से है तो इनवर्स रिलेशन में y का x से हो जाता है, और यहाँ पे x y दोनों एक ही सेट के एलिमेंट होंगे कैपिटल X के। ठीक है, चलो लिखो थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 लिखो। तो ये हमारी तीसरी महान थ्योरम है। लिखो, इफ कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन
देखो यदि कैपिटल आर समुच्चय ए पर, कैपिटल ए लिखना, ठीक है। इफ कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल ई, यदि कैपिटल आर समुच्चय कैपिटल ए पर तुल्यता संबंध है, देन प्रूव दैट आर इनवर्स, अब सिद्ध करो कि आर इनवर्स भी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध होगा। If R is an equivalence relation in the set capital A, then prove that R inverse is an equivalence relation in the set capital A. तब सिद्ध करो कि R inverse भी समुच्चय A पर तुल्यता संबंध होगा। लिख लिया? तो R अगर A पर तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी A पर तुल्यता संबंध होगा। तो ये सेविका हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। लिखो जरा, प्रूफ लिखो, प्रूफ में लिखो, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, माना कैपिटल ए अरिक्त समुच्चय है। तो बहुत ध्यान से याद करना, 3 थ्योरमों को लिख लिख के देख लेना, सरल है वैसे तो बहुत ज्यादा। तो माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल आर is an equivalence relation on the set capital A। तो माना A कोई अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल R समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। R is a equivalence relation in the set capital R A पर तुल्यता संबंध है, तब then इनवर्स ऑफ रिलेशन R, तब संबंध R का प्रतिलोम संबंध, then the inverse of relation capital R is defined by, तब संबंध R का प्रतिलोम संबंध निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है कि R इनवर्स में क्या होगा, अगर ए बी R में है, तो अगर ए बी किसमें है, R में, तो अगर A का B से संबंध है, दुर्गेश देखो, अगर A का संबंध B से R है, R संबंध है, तो जो इनवर्स रिलेशन है वो B का A से हो जाता है, इस तरह से। अगर ये R रिलेशन है कैपिटल ए से A में, ये A टू B, तो जो R इनवर्स रिलेशन होगा वो B का A से हो जाएगा। ठीक, यस ये सर। सब एक लाइन लिख लो। शांत क्या कह रहे हैं? सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। हाँ लिख सकते हैं, तो दोनों एक के ही एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो माना कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट है, R इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब संबंध R का प्रतिलोम संबंध R इनवर्स B कॉमा A होगा, जबकि ए बी R में है, ए बी अगर R में है तो बी ए R इनवर्स में होगा, इतना ध्यान रखो। ठीक, तो नीचे लिखो ऑल्सो तथा मत लिखो, ये लिखो, तब हम सिद्ध करेंगे, देन वी शैल प्रूव दैट R इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हम सिद्ध करेंगे कि R इनवर्स तुल्यता संबंध है। R इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हम सिद्ध करेंगे कि R इनवर्स समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। R इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल A। तो R इनवर्स समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। शांत कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? वही 3 सर। तो लिखो देयरफॉर वी शैल प्रूव दैट, लिखो अतः हम सिद्ध करेंगे, देयरफॉर वी शैल प्रूव दैट
आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अतः हम सिद्ध करेंगे कि आर इनवर्स स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर इनवर्स के बारे में वही 3 बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पिछले टर्म हमने क्वेश्चन भी पढ़ाए थे तुम लोगों को, और आज कुछ क्वेश्चन डालेंगे ग्रुप पे, 1-2 क्वेश्चन, तो उन्हें पूरी ईमानदारी से करना। तो नंबर 1 लिखो रिफ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में स्वतुल्यता हेडिंग डालो, रिफ्लेक्सिबिलिटी। शांत बताओ, ए अगर ए का लेके चलते हैं तो ए किसका होगा? आर का। तो देखो, चूंकि कैपिटल आर स्वतुल्य है, सिंस कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव इन कैपिटल ए, इन द सेट कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल आर समुच्चय ए में या ए पर स्वतुल्य है। बताओ स्वतुल्य की परिभाषा दीपिका, कि आर कैपिटल ए पर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव इन द सेट कैपिटल ए, तो क्या मतलब निकला? सर मतलब कि अगर स्मॉल ए में है तो स्मॉल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होगा। अगर हाँ कैपिटल सर। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएट होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, यही होगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के यस लिए सर। ए बिलोंग्स टू आर। अब ऊपर परिभाषा देखो, अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होता है। तो बताओ उस डिफिनेशन से ही अगर ए आर में है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ना ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ए अगर आर में है तो डिफिनेशन से ए का तो उल्टा करोगे तो ए रहेगा। तो ये जो ए है वो किसमें चला जाएगा? आर इनवर्स में। तो इसका मतलब ये निकला कि ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखो, अगर प्रत्येक ए के लिए अगर ए आर में है तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए आर इनवर्स में होगा। तो बताओ दुर्गेश, नीचे क्या लिखते हैं कि ये संबंध जो आर इनवर्स है ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव। Therefore, relation R inverse is reflexive. अतः संबंध R inverse स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक। अब जरा 2 नंबर पे दुर्गेश बताओ, 2 नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? 2 नंबर का काम करते हैं दुर्गेश। 2 नंबर के काम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री दिखानी है तो 2 नंबर के काम में सिमेट्री करेंगे, सममिति। सर 2 एलिमेंट ले लेंगे, ए के ए और बी। 2 एलिमेंट ले लेंगे, ए के ए और बी। आर संबंध कैसा है? सिमेट्रिक है। तो आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स को सिमेट्रिक दिखाना है। तो देखो, सेंस रिलेशन कैपिटल आर इज सिमेट्रिक इन द सेट कैपिटल ए। तो देखो, चूंकि संबंध आर समुच्चय ए में सममित है, तो संबंध आर समुच्चय ए में सममित है, तो सममित की जो डिफिनेशन है दुर्गेश वो बताओ। सर अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ए बी बिलोंग टू कैपिटल ए कॉमा बी अगर रिलेटेड है तो बी कॉमा ए जो है वो भी रिलेटेड होगा। अगर ए आर बी है तो बी आर ए होगा, या ए बी अगर आर में है तो बी ए जो है वो आर में होगा। ठीक है। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है दुर्गेश कि अगर बी ए आर इनवर्स में है तो ए बी भी आर इनवर्स में होगा। तो ये कैसे प्रूफ हो पाएगा बताओ जरा। बी ए लेके चलना है आर इनवर्स में और ए बी दिखाना है, तो ये कैसे प्रूफ करें बताओ। तो सबसे पहले तो इनवर्स रिलेशन की डिफिनेशन लगाते हैं। तो इनवर्स की डिफिनेशन कहती है कि ए बी अगर आर में है तो बी ए होगा, और बी ए अगर आर में है तो ए बी होगा, ये तो कहती है। बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स,
तो आर इनवर्स की परिभाषा से अगर ए कॉमा बी आर में है तो परिभाषा कहती है कि बी कॉमा ए जो है वो आर इनवर्स में होगा, और अगर बी कॉमा ए आर में है तो ए कॉमा बी जो है वो आर इनवर्स में होगा। शांत, समझ में आई थोड़ी सी बात? हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ? फिर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में हो गया, और बी कॉमा ए आर में है तो ए कॉमा बी आर इनवर्स, तो दोनों होगा, ए कॉमा बी भी हो गया, बी कॉमा बी। ये किस चीज की परिभाषा है? इनवर्स की। हाँ इनवर्स की परिभाषा कहती है एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स आर इनवर्स में हो, ठीक है। और ये परिभाषा किस चीज की है शांत? कि ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में होगा। ये किस चीज की परिभाषा है? सिमेट्रिक ये सिमेट्री की। सिमेट्रिक है। तो आर सिमेट्रिक है, आर सममित है कैपिटल ए में, तो आर अगर ए में सममित है तो ए बी आर में है तो बी ए आर में होगा। अब इनवर्स की परिभाषा कहती है कि ए बी अगर आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा, और बी अगर आर में है तो ए बी आर इनवर्स में होगा। ये बताओ कब मानोगे कि आर इनवर्स सिमेट्रिक है? सर यदि ए कॉमा बी आर इनवर्स में और बी कॉमा ए आर इनवर्स में हो जाए तो। बिल्कुल। तो हम देखो ये कहते हैं कि बी ए अगर आर इनवर्स में है तो ए बी भी आर इनवर्स में है, तो यही तो सिमेट्री हुई। तो क्लियरली करके हाँ शांत सर। लिखो, स्पष्टतः बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स implies that AB belongs to R inverse। यही सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब ये है कि एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो वाई एक्स भी आर इनवर्स में होगा। तो देखो बी ए अगर आर इनवर्स में है तो ए बी जो है वो भी आर इनवर्स में होगा, ठीक है। तो बी ए अगर आर इनवर्स में है तो ए बी आर इनवर्स में है। साहिल कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो नीचे क्या लिखते हैं? संबंध आर इनवर्स कैसा है? सिमेट्रिक। तो therefore the relation R inverse is symmetric। सिमेट्रिक। संबंध R इनवर्स सममित है। सिद्धार्थ तुम तक आवाज पहुंच रही है सेंट्रल अकेडमी तक? सिद्धार्थ सर सेंट्रल एकेडमी में क्यों सर, फोन में से आ रही है सर आवाज तो। नहीं, वहां तक पहुंच रही है सेंट्रल अकेडमी के पास तक? पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है सर। तो अब बता सिद्धार्थ नीचे क्या लिख दिया तुमने? therefore relation R inverse is सिमेट्रिक सर। symmetric। 3 नंबर डालो। 3 नंबर में क्या डालोगे? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी या संक्रमकता हेडिंग डालो। और इसको भी देखो, बिल्कुल सरल थ्योरम है, तीनों बहुत सरल थ्योरम है। 3 में से एक ना ऐसा आज तक हुआ नहीं है, और तुम्हें समझ में नहीं आया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालो और वही लाइन फिर लिख दो कि चूंकि संबंध कैपिटल आर संक्रमक है ए में, तो सिंस कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव इन द सेट कैपिटल ए, चूंकि संबंध आर समुच्चय ए में संक्रमक है। बताओ दुर्गेश, अगर आर ए में संक्रमक है तो क्या कंडीशन, क्या परिभाषा लगेगी? Then for all A, B, C belongs to A, और ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, A, B belongs to R अगर रिलेटेड है and एंड बी सी रिलेटेड है तो ए सी जरूर रिलेटेड होगा। यही तो होता है। ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए सी मतलब ए का संबंध सी से होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आप बता दो दुर्गेश, अब क्या करना है? अब तो कुछ उल्टा उल्टा दिखाना पड़ेगा, इनवर्स में दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो इनवर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही लाइन लिखते बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो रश्मि बताओ, अगर आर इनवर्स की डेफिनेशन तुमने समझ में आने लगी है तो ए बी अगर आर इनवर्स में है तो कौन आर इनवर्स, वो ए बी अगर आर में है तो बी ए किस में होगा? आर इनवर्स में। अगर बी सी आर में है
तो सी बी किस में होगा, आर इनवर्स में, एंड ए सी अगर आर में है तो सी ए किस में होगा, आर इनवर्स। अब शिविका तुम्हारा टेस्ट है कि वहां तो हम ये दिखाते कि ए बी और बी सी है तो ए सी होगा, यहाँ क्या दिखाएंगे, आर इनवर्स के साथ। सर यहाँ पे दिखाएंगे कि अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स है और सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तब सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना सर? हाँ तो क्या क्या दोबारा बोलना है, मैं समझ में नहीं आया। सर जैसे वहां पे होता था ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे बी ए एंड सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है अगर, तो बी फिर से कैसे आ जाएगा, बी से ए सी से बी तो आएगा ही नहीं। सर इससे आ जाएगा ना, सी ए। नहीं, एक सेकंड सर, हमें लाना है सी ए लाना है, तो सी ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। Sir, CB belongs to R inverse, BA belongs to R inverse, then CA belongs to R inverse होगा। बिल्कुल 100% यही होगा। तो क्या होगा कि सी बी अगर आर इनवर्स में है तो क्लियरली, विपिन कितने होशियार हो तुम यार, कि सी बी अगर आर इनवर्स में है एंड बी ए अगर आर इनवर्स में है, तो देखो सी से बी गए और बी से ए गए, बी आर इनवर्स में है और बी ए आर इनवर्स में है, तो जो सी से बी और बी से ए, तो क्या पहुंच गए, सी से एल। क्लियर हुई बात? यस सर। सी बी होगा, सी का ध्यान दो, सी बी होगा और बी ए होगा, तो सी ए आ जाएगा, सी ए आर इनवर्स में आएगा। देयरफॉर रिलेशन आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव, अतः संबंध आर इनवर्स संक्रमक है। तो दीपिका तीनों बातें जब हो जाएं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो संबंध के बारे में क्या लिखना चाहिए, वह संबंध आर इनवर्स जो है वो कैपिटल ए में कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखो नीचे, तो लिखो सिंस आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले तो ये लिख दो कि अतः आर इनवर्स संक्रमक है, आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। फिर लिख दो कि सिंस आर इनवर्स इज reflexive, symmetric and transitive, therefore R inverse is an equivalence relation in the set capital E। हिंदी में शांत बोलो, कैसे लिखोगे? सर ऐसे लिख देंगे, अतः संबंध आर इनवर्स समुच्चय ए में तुल्यता संबंध। पहले ये तो लिखो, कहता है संबंध आर इनवर्स कैपिटल ए में स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, और इसलिए संबंध आर इनवर्स समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, ऐसे लिखो। Relation R inverse is reflexive, symmetric and transitive in capital E. Therefore, R inverse is an equivalence relation in the set capital E। लिख लिया? थोड़ा समझना है, ठीक है? तो दिखाएं क्वेश्चन, ये दो थ्योरम है तो मजा आ गया होगा, सबने लिख ली हाँ। पूरी? शांत? हाँ सर। पिछले टर्म पे जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उनके बारे में कुछ अंदाज है अभी कि नहीं? हाँ सर, पढ़ाए तो थे क्वेश्चन। उनमें तीन बातें प्रूफ करते थे अपन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ जी। तो वो क्वेश्चन हमने पिछले टर्म पे डाल नहीं पाए थे ग्रुप में, याद नहीं रहा होगा, या पिछले टर्म पे हम शायद कुछ बिजी हो गए थे। यही तो सर, उसमें देखते थे वो है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या हाँ, तीन बातें होल्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना? हाँ तो जी। वो क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन तुम्हें सिखाते पहले हम,
तो तुम लोग खुद ही बताना, हमें करने हैं कि तुम लोग कर सकते हो। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। समझ में आ गए तो उंगलियों पे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन जो सबसे पहले हमें करना है वो ये करना है, ये नहीं है, ये है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है शांत। इसको देखो शांत, इस क्वेश्चन को पढ़ के, कि रिलेशन आर इज डिविजिबल बाई 5। संबंध आर कैसा है, दिखाओ कि संबंध आर जो डिविजिबल बाई 5 मतलब 5 से विभाज्य है। जैसे एक्स और वाई कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 5। तो एक्स माइनस वाई का मतलब है कि 5 से विभाज्य है। तो आर का मतलब है कि जैसे एक्स आर वाई लिखा था, तो एक्स आर वाई का मतलब होता है कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 5। तो इस संबंध को शांत हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिछले टर्म पे जो हमने क्वेश्चन करा था एक्स के पावर वाई, वाई के पावर एक्स, उसके बाद ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। एक वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, और इसके अलावा भी क्वेश्चन हमने दिए हैं, लेकिन वो बाद की चीज, पहले इनको पक्का कर लो। तो शिविका बताओ, रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सर रिफ्लेक्सिविटी के लिए यही कि मतलब x माइनस एक्स डिविजिबल बाई 5 होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू आर दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि x माइनस एक्स 5 से डिविजिबल है। तो बताओ x हाँ माइनस सर। एक्स कितना आता है? सर 0। 0। तो x माइनस एक्स अगर 0 आता है, तो अपन ये तो लिख ही सकते हैं कि 0 जो है वो 5 का मल्टीपल है कि हाँ नहीं? सर। तो 0 तो हाँ। किसी से भी डिविजिबल होता है, सबसे डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब पहले फ्लेक्सिबिलिटी, स्वतंत्रता हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि x कैपिटल I में है, तो x माइनस एक्स 0 होगा, और 0 को हम लोग 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिमेट्री में बताओ दीपिका। सर सिमेट्री में ये दिखाएंगे कि x माइनस वाई अगर 5 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी होगा। बिल्कुल। अब देखो, एक्स आर वाई लिखा, एक्स आर वाई का मतलब एक्स माइनस वाई 5 से डिविजिबल है। अब अगर एक्स माइनस वाई 5 से डिविजिबल है बेटा, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर 10 5 से डिविजिबल है तो -10 भी तो होगा। तो हाँ अगर सर। x माइनस वाई जो है 5 का मल्टीपल है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? माइनस चिन्ह का। और आपको पता है कि यस सर। माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कि 10 अगर 5 से डिविजिबल है तो -10 भी होगा, 100 5 से डिविजिबल है तो -100 भी होगा। तो x माइनस वाई अगर 5 का मल्टीपल है, तो y माइनस एक्स करने से वो भी -5 का मल्टीपल होगा। तो कुल मिला के x माइनस वाई अगर r में है, या एक्स आर वाई है, तो वाई आर एक्स भी होगा। ठीक। तीसरा ट्रांजिटिविटी देखो शिविका, संक्रमकता। सर अगर x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है, y माइनस जेड है, तो x माइनस जेड भी होगा, ये दिखाना पड़ेगा। ये करने के लिए देखो, कोई दो नंबर ले लो, जैसे x माइनस वाई 5 से डिविजिबल y माइनस जेड, तो इन दोनों को प्लस कर लो। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कितना आएगा शिविका? सर 10 आएगा। नहीं, हम पूछ रहे हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करें तो कितना आएगा? x माइनस जेड। आएगा। तो वही चीज है कि x माइनस वाई अगर 5 से डिविजिबल है, तो वो 5 का मल्टीपल होगा। वाई माइनस जेड 5 से डिविजिबल है, तो वो भी 5 का मल्टीपल होगा। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दें, तो जो x माइनस जेड आएगा वो भी तो 5 का मल्टीपल आएगा। हाँ सर। इसका मतलब एक्स आर वाई है और वाई आर जेड है, तो एक्स आर जेड होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो और भी नीचे दिए हैं, कई सारे दिए हैं, तो लेकिन ट्रांजिटिव एक बार और बता दो उसमें। क्या कह रहे हैं? ट्रांजिटिव एक बार और बता दो। ट्रांजिटिव में बस अब इतना लिखना है कि एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड। तो एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, तो एक्स आर वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 5, तो एक्स माइनस वाई 5 का मल्टीपल होगा। वाई आर जेड का मतलब वाई माइनस जेड 5 का मल्टीपल होगा। अगर दोनों 5 के मल्टीपल है, तो मान लिया एक 5 एम है और एक 5 एन है, एम और एन दोनों इंटीजर हैं। तो अगर एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करें, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स माइनस जेड, और वो भी तो 5 इंटू एम प्लस एन आ गया।
m और n दोनों इंटीजर हैं, तो m प्लस n भी इंटीजर, मतलब 5 का मल्टीपल हो गया। तो इसका ना x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5, y माइनस z डिविजिबल बाई 5, तो implies that sum of these x माइनस z also divisible by 5। समझ गए हाँ दुर्गेश? सर, हाँ सर, हाँ। तो ये क्वेश्चन दुर्गेश अभी बैठ के कर लो, अभी 1 घंटा है तुम्हारे पास, तो ये तीनों थ्योरमें तैयार करो और इस क्वेश्चन को करो। और ये क्वेश्चन हमने एक कराया था x के पावर y इक्वल टू, तो उसको सभी एक बार ग्रुप पे फिर डाल देना। एक क्वेश्चन ये और है, अगर आप लोग देखना चाहो तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें पेयर वाइज है। ये कम क्वेश्चन आया है, आया तो एक बार भी नहीं शायद, लेकिन ये पेयर वाइज है। कभी आ गया तो बच्चे अटकेंगे इसमें कि ए बी पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, आर सी डी, मतलब ए बी आर सी डी का जो मतलब है वो है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस रिलेशन को तीनों बातें मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्सिविटी, तो देखो सभी का रिफ्लेक्सिविटी में हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए रिलेटेड टू ए सभी का। ए, हाँ सर, ए तो बी आर ए बी। तो ए आर ए करें, तो ए बी का मतलब कितना सभी का होगा? ए प्लस बी इज, हाँ, इजिकल ए टू प्लस बी बी प्लस बी ए। प्लस ए। हाँ आप जानती हो कि बी बी प्लस ए के बराबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे सिमेट्रिक में क्या करेंगे, ए बी आर सी डी करेंगे, तो ए बी आर सी डी लेके चलेंगे। तो ए बी आर सी डी का मतलब क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है सिविका, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसमें डी की जगह गलत छप गया है, डी हाँ, की जगह गलत C लिखा छप गया है। हाँ, तुम लोग इसे ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी कर लेना। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी को कैसे सेट करोगे सिविका? सर। बस मतलब जगह बदल दिए दोनों की, बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस डी लिख दिया है, बिल्कुल, दोनों तो इक्वल है। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी को अपन बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी लिख दिया है। फिर इंटरचेंज कर लिया, फिर इंटरचेंज करके सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए लिख दिया। हाँ सर। समझ आ गया? ऐसे ही ट्रांजिटिविटी है। तो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन हमारी नजरों में ये इंपॉर्टेंट है। हमें अगर मौका मिले एग्जाम में तो हम जरूर इस क्वेश्चन को पूछना पसंद करेंगे। बाकी तो 3 थ्योरम कर ली तो सब कर लिया, कहते ना इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। अगर सर 3 थ्योरम कर लिए दुर्गेश, सर एक चीज और बता दो। सर तुम्हारे लिए आपने तो हाजिर है भाई हैं? दुर्गेश, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, जान। नहीं सर, जाननी चाहिए। नहीं, तुम्हें सर जरूरत हो तो ये ले लो। आपने ये कराया था ना एनालिसिस में एक क्वेश्चन, ये एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले, उसमें सर ये लास्ट स्टेप में एक लाइन थी, आपने एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू निकालने के बाद ये हेंस ये लोअर इंटीग्रल दिया था पहले एफ एक्स डी एक्स, उसमें लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू 0 एलपीएफ को फिर बाद में लिमिट एन से इन्फिनिटी कर दी, ये समझ नहीं आया। एक बार दोबारा कर दो, हमारा क्या आउट हो गया है वो दुर्गेश। ग्रुप पे डालूंगा फोटो। नहीं बोल दो बोल दो। सर ये आपने ये कराया था ना एफ एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले क्वेश्चन। अच्छा, सेकेंड पेपर की पहली यूनिट की बात कर रहे हो? हाँ, तो आपने ये सॉल्व करने के बाद एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू निकाली थी। हाँ जी। और उसके बाद पहले लिया था लोअर इंटीग्रल 0 से a, और उसमें लिया था लिमिट नॉर्म, पहले लिए नॉर्म p टेंड्स टू पी 0। टेंड्स टू 0। हाँ एलपीएफ। नॉर्म पी टेंड्स टू 0 का मतलब नॉर्म पी बहुत छोटी होगी। नॉर्म पी छोटी तभी होगी जब इंटरवल बहुत ज्यादा होंगे, और इंटरवल बहुत ज्यादा होंगे मतलब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, से यही चीज समझ नहीं आई थी, पहले नॉर्म p 0 लिया फिर एन इन्फिनिटी लिया। हाँ, तो वही मतलब हुआ ना। नॉर्म पी मतलब उसकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल बहुत छोटी कब होगी, जब इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इंटरवल बहुत ज्यादा कब होंगे, जब एन बहुत बड़ा होगा, मतलब एन इन्फिनिटी होगा। बोलो। एन बहुत बड़ा होगा तो अपने आप नॉर्म पी जो है वो 0 की ओर चलेगा, छोटा होगा। तो एन ए अपन कहते हैं ना
जो टर्म्स होते हैं वो x0, x1, x2 अप टू xn तक रहते हैं। तो n अगर बहुत छोटा लेंगे तो सब इंटरवल्स कम बनेंगे तो बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन नॉर्म पी छोटी कब होगी? जब छोटे छोटे इंटरवल बनेंगे। छोटे छोटे कब बनेंगे? जब n बहुत बड़ा होगा। n बहुत बड़ा मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी। एनालिसिस है तुर्गेश, बहुत बारीक गणित है ये, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और कुछ पूछना? नहीं सर, इतना ही, वही पूछा था। तो समझ में आया कि ऐसी मजाक हो गई? नहीं सर, काफी हद तक समझ में आ गया। ये आपने जो बोला ना कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी p की इतनी छोटी होगी, ये तो समझ में आ गया। बिल्कुल हाँ, क्योंकि p क्या है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। नॉर्म p जो है ना वो लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल बहुत छोटा तभी होगा जब इंटरवल बहुत छोटे छोटे होंगे, और इंटरवल बहुत छोटे छोटे होने का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी। बात समझ में आ गई? और बताओ, किसी को कुछ कहना हो? फोन आ रहा घर से, फोन कर लो बार बार कर लो। 4 बजे आना है सर। और